नमस्कार, मैं विमल शंकर सिंह। मैं आज न्यू लिबरलिज़्म नव उदारवाद पर आपसे चर्चा करूँगा। जब नव उदारवाद की बात आती है तो एक कथन आता है कि न्यू लिबरलिज़्म इज़ ए डोमिनेंट आइडियोलॉजी शेपिंग आवर वर्ल्ड टुडे एंड वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ न्यू लिबरलिज़्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी, आज की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका शेप है, वो बहुत कुछ प्रभावित है नव उदारवाद की अवधारणा से। दूसरी बात एक और भी आती है कि न्यू लिबरलिज्म मीन्स रिवाइवल ऑफ लिबरलिज्म। कहीं ना कहीं कहते हैं कि रिवाइवल है, उदारवाद का एक रिवाइवल रूप है, नव उदारवाद के रूप में दिखाई पड़ता है। तो जब रिवाइवल शब्द का उपयोग हम लोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उदारवाद एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में बहुत समय तक आर्थिक नीतियों को संसार के देशों को प्रभावित कर रही थी, लेकिन कुछ समय तक पॉलिटिकल डिस्कशन में और पॉलिसी मेकिंग में इसका लोप भी दिखाई पड़ता है, इसका ह्रास भी होता है, ट्रांजिशन डिक्लाइन भी होता है, लेकिन पुनः ये इमर्ज कर जाती है, एक बड़े पैमाने पर इमर्ज करती है। तो क्या नव उदारवाद ही है? तो ये इस प्रश्न के संदर्भ में बहुत से अर्थशास्त्री कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नव उदारवाद एक अलग आइडियोलॉजी है के रूप में नव उदारवाद को लेना चाहिए। तो पहले समझ लेना है कि लिबरलिज्म या उदारवाद क्या है। तो उदारवाद की जब बात करते हैं तो ये शब्द लिबरल जो वर्ड है वो लैटिन रूट से निकला हुआ शब्द है, जो कि लिबर्टी और फ्रीडम को बताता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि दो तरह के उदारवाद रहे हैं, एक तो पारंपरिक उदारवाद रहा है और दूसरा आधुनिक उदारवाद रहा है। तो पारंपरिक उदारवाद जो क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं, वो बात करता है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता था, वो बात करता था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करता रहा, वो बात करता रहा फ्री इंटरप्राइजेस की बात करता रहा। जबकि मॉडर्न जो इंडिविजुअलिज्म की बात है वो विरोध करता है, वो बहुत कुछ विरोध करता था कि पावर ऑफ स्टेट जो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था कुछ समय के लिए, उसका विरोध करता दिखाई पड़ता है। तो साथ ही साथ वो इंडिविजुअल्स की जगह ज़्यादा ग्रुप को ज़्यादा महत्व देता रहा। तो जब स्टेट के पावर का विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के पावर को बढ़ाने की बात करता है, बल्कि इनफैक्ट वो कहता है कि एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज होनी चाहिए और उसमें स्टेट के द्वारा की इंडस्ट्रीज उसका जो विरोध होना चाहिए, मोनोपोलीज का जो विरोध किया जाए वो स्टेट के द्वारा खुद उद्योग लगा करके भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो ग्रुप की आइडियोलॉजी के बारे में बात तो करता है, ग्रुप के बारे में बात करता है, लेकिन ये कहता है कि मेजॉरिटी को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो माइनॉरिटीज़ के राइट को कम कर सके। तो इसीलिए उसके लिए सोशल कम्युनिकेशन जितना ही वाइड होगा, चैनल ऑफ सोशल कम्युनिकेशन जितना ही वाइड और डीप होगा, उतनी आर्थिक नीतियों को अच्छे से आप लागू कर सकते हैं, आर्थिक राजनीतिक नीतियों को आप लागू कर सकते हैं। और उसी में से रोल ऑफ एजुकेशन भी दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन यदि करना है तो आपको एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। फिर तब हम लोग आते हैं कि डिफिनेशन ऑफ न्यू लिबरलिज्म को आप देखना चाहते हैं, और यहाँ डेविड हार्वे जी की हम लोग परिभाषा को देखेंगे। और वो कहते हैं कि न्यू लिबरलिज्म इज in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be achieved by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free trade. The role of state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices. तो इसका अर्थ क्या हुआ, इससे क्या मूल तत्व निकलते हैं? तो पहला मूल तत्व तो ये है, पहली बात है कि एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिस के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरी बात ये है कि ह्यूमंस के वेलबींग के बारे में संदर्भ में बात करती है, और ह्यूमन के वेलबींग तभी हो सकता है जब इंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम्स एंड स्किल्स को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ये इंटरप्रेन्योर और स्किल्स को जब आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना करने की आवश्यकता होगी जो कि जिससे कि इंटरप्रेन्योरशिप तेज़ी से बढ़ता हो। और ये फ्रेमवर्क होता है कि हम प्रॉपर्टी राइट्स को बढ़ावा देना होगा,
फ्री मार्केट को बढ़ावा देना होगा और फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना होगा। तो इसलिए रोल ऑफ स्टेट क्या होगा कि रोल ऑफ स्टेट ऐसे स्ट्रक्चर को बनाएगी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हो। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि नव उदारवाद क्या है। तो ये पहली बात तो है कि नव उदारवाद एक राजनीतिक आर्थिक आइडियोलॉजी है, एक अवधारणा है जिसका कि मूल उद्देश्य है ह्यूमन वेलबींग्स को बढ़ावा देना और ह्यूमंस के जो सेल्फ इंटरेस्ट के इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना इसका मूल उद्देश्य है। और ये सेल्फ इंटरेस्ट कब बढ़ पाता है, ये बढ़ता है, इन्विगोरेट होता है वो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट को आप प्रमोट करते हैं। और स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब फ्री मार्केट इकॉनमी हो, फ्री ट्रेड हो और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को आप बढ़ावा देते हैं। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन करे। और एक और बात आती है कि जब आप जब ये जो मार्केट जो अर्थव्यवस्था जो विकसित होगी वो रूल ऑफ मार्केट के द्वारा होगी, अर्थात ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा इकॉनमी का विकास होगा। तो ये कहती है, ये अवधारणा कहती है द मार्केट इज एज्यूम्ड टू वर्क एज एन एप्रोप्रिएट गाइड इनफैक्ट एन एथिक फॉर ऑल ह्यूमन एक्शंस। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया और ये एक नई तरह की अवधारणा थी, एक नव उदारवाद एक नई चेतना लाती है जिसके भीतर ये भी दिखाई पड़ता है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, अर्थात पुराने जो संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थे, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी था, वेलफेयर मेजर्स थे, थिंकिंग प्रोसेस था, लाइफ स्टाइल थी, वो सब पुराना जो था वो उसमें परिवर्तन हो जाता है और हम लोग सभी चीज़ के पीछे हम लोग कमोडिफिकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगती है। जब हम लोग रूल ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो अपने आप एक बात निकलती है कि रूल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन को आपको समाप्त करना होगा। गवर्नेंस जो गवर्नमेंट का गवर्नेंस है उसको भी आपको कम करना होगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था सोशल पर्पजेस के लिए उसको कम करना होगा। ये अवधारणा बात करती है डीरेगुलेशन को बढ़ावा देने की, ये अवधारणा बात करती है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पूर्णतः रूप से ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट करती हुई अवधारणा है और स्टेट की मोनोपोली को समाप्त करने की बात करती है। तो इसके स्टेटेड पर्पस में अपने आप ही ये निकलता है कि अर्थ पॉपुलेशन है उसके वेलबींग को बढ़ावा दे रही है और ये वेलबींग को हम लोग मेजर करने जा रहे हैं वो करती है पर कैपिटा जीडीपी की इंक्रीज के द्वारा। तो जब ये बात आती है पर कैपिटा तो इसमें कुछ दिक्कतें अपने आप ही शामिल हो जाती हैं क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कम बात करती है, नहीं बात करती है, यूटिलिटी और इंक्रीज कंजम्पशन को इग्नोर करती है। तो ये समस्याएं तो हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये ह्यूमन वेलबींग की बात करती है। तो रोल ऑफ स्टेट क्या होगा? रोल ऑफ स्टेट होगा कैसे के इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करे जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करता हो, जो कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता हो, जो कि बिजनेस क्लाइमेट को बड़ा गुड बिजनेस क्लाइमेट क्रिएट करता हो और इस तरह से अपने रोल को स्टेट अपने रोल को सीमित करती हो और गवर्नेंस को कम करती हो, लेकिन फोस्टर किसको करती हो? एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को फोस्टर करती हो। धन्यवाद।